Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about conservation theorems for linear and angular momentum for system of particles. इससे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर भी और एंगुलर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए। और अब हम देखते हैं कि ये थ्योरम्स या ये लॉज जो हैं ये किस तरह मॉडिफाई होते हैं, किस तरह चेंज होते हैं जब हम एक सिंगल पार्टिकल को छोड़कर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की या एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ। एज वी नो कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, या P इज़ इक्वल टू mv। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तो उस वक्त हमारे पास ये नोटेशन चेंज हो जाती है। उस वक्त हम इसको लिखते हैं P ऑफ I, यानी हमारे पास जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसको हम P ऑफ I से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल P। और जहाँ पे हमारे पास एम वी होता है उसकी जगह पे हम एम ऑफ आई वी ऑफ आई लिखते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास मोमेंटम है किसी एक पार्टिकल का, और साथ में सिग्मा नोटेशन लगा लेते हैं, जिसका मतलब है कि ये मोमेंटम हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं बल्कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो सिस्टम के अंदर, जो सब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, उन सब के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम मोमेंटम को लिखते हैं पी ऑफ आई इज़ इक्वल टू सिग्मा आई एम आई वी आई। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है ये बेसिकली टाइम डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये डी आर बाई डी टी के बराबर होता है। तो डी आर बाई डी टी को हम लोग आर डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव जो है उसे हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अबव द सिंबल। तो आर डॉट जो है ये बेसिकली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास वी ऑफ आई है तो हम आर ऑफ आई डॉट लिख सकते हैं। अब ये जो एम आई आर आई डॉट है हमारे पास, इसके साथ जब सिग्मा नोटेशन आती है तो इसका मतलब है कि हम इस टर्म को टोटल या एज अ होल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो एम ऑफ आई है ये एक सिंगल पार्टिकल का मैस है, और जब हम सिग्मा के अंडर इसको कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब हम सारे पार्टिकल्स का मैस ऐड कर रहे हैं। तो जब हम सारे पार्टिकल्स का मैस ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मैस बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। और आर आई के साथ जब सिग्मा नोटेशन आती है तो इसका मतलब सारे के सारे पोजीशन वेक्टर, यानी सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए जो पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन किए हुए हैं उनको हमने एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। और पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का है ये बेसिकली एक एवरेज वेक्टर है सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स का, यानी जो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग पोजीशन वेक्टर होता है ना, यानी हर पार्टिकल की अपनी डिफरेंट पोजीशन पे वो लोकेट कर रहा होता है, तो उसकी पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जितनी भी आपके पास पोजीशंस होती हैं, यानी सारे पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं या एक एवरेज वेक्टर उसके लिए डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज़ कैपिटल आर विच इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। तो एम आई आर आई डॉट की जगह हम कैपिटल एम विच इज़ द टोटल मास और आर डॉट विच इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास उसको हम रिप्लेस कर देंगे। जब सिग्मा के साथ आएगा इसका मतलब हमने एज अ होल उस चीज़ को देखना है, सम करना है। तो एम आई और आर आई डॉट का जब हम सम करते हैं तो एम आर डॉट कैपिटल हमारे पास आ जाता है। अब अगेन आर के ऊपर डॉट का मतलब कि ये इसका सिंगल डेरिवेटिव है, तो पी ऑफ आई जो है ये बराबर हो जाएगा एम डी आर बाई डी टी। अब कंजर्वेशन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने मोमेंटम चेंज की बात करनी है, यानी कंजर्वेशन थ्योरम के अंदर हम मोमेंटम चेंज की बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी किसी चीज़ के अंदर चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये जो हमारे पास नोटेशन आई है लास्ट पे, इसको हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड से। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी डी पी आई बाई डी टी। पी ऑफ आई था उसका डेरिवेटिव लिया डी पी ऑफ आई बाई डी टी, और दूसरी साइड पे हमारे पास एम डी आर बाई डी टी ऑलरेडी था। तो जब इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे यानी दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा विच विल बी डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। अब एज वी नो कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बेसिकली जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसकी एक मॉडिफिकेशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो सेकेंड लॉ को हम एफ इज इक्वल टू एम में लिखते हैं या एम डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, क्योंकि डी स्केयर आर बाई डी टी स्क्वेयर जो है ये हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशंस देता है।
तो ये भी हमारे पास उसी की एक मॉडिफिकेशन है, सिग्मा आई एफ ऑफ आई एक्सटर्नल विच इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वेयर आर बाय डी टी स्क्वेयर। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये डी पी आई बाई डी टी जो है ये बराबर है एफ ऑफ आई एक्सटर्नल के। अब इस नोटेशन का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली बराबर होता है उसके अंदर मोमेंटम चेंज के। यानी जब हम किसी भी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करती है, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन या उसका जो मोमेंटम है उसको बदल देती है। ओके, अब इसको हम इस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पहले हम सिंपली लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन चूंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यानी जितनी आप उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा। और जब हम बात करते हैं मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसमें किसी किस्म का चेंज आ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रही है। और मोशन में चेंज आने का क्या मतलब है कि या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ था उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, या वो मूव कर रहा था हमारे फोर्स लगाने से वो रेस्ट में आ गया, या उसकी वेलोसिटी पहले से बढ़ गई है फोर्स लगाने से, या हमारे फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो फोर्स लगाने से जो उसकी मोशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आ रहे हैं इसको हम कहते हैं उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो जब हम कहते हैं कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उस स्टेट में या स्टेट ऑफ मोशन में किसी किस्म का चेंज आए। अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, यानी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई ना करें, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज आता है, तो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोमेंटम में किसी किस्म का भी चेंज नहीं आएगा। यानी जो डी पी आई और डी टी आई ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम इंटीग्रेट करें इस एक्सप्रेशन को ऑन बोथ साइड्स तो लेफ़्ट साइड से आपके पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पी ऑफ आई बचेगा, और ज़ीरो को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यानी अब फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज आता है, तो जब फोर्स नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो मोमेंटम है उसके अंदर भी फिर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, या मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन द सिमिलर मैनर अब हम लोग प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं वहाँ पे हम लीनियर का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम और फोर्स के दरमियान हम रिलेशन ड्राइव करते हैं। जब हम लीनियर से एंगुलर में मूव करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट हमारा अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त हम लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम ले आते हैं और फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टॉर्क है वो फोर्स का एनालॉगस है फॉर एंगुलर मोशन। तो अब एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं दिस इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो इसका मतलब अगर हम मोमेंटम का फार्मूला लिखें और उसका हम आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम लिखेंगे। अब लास्ट पे एक चीज़ हम लोग प्रूव करके आए हैं कि पी ऑफ आई डॉट का मतलब डी पी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। अब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हमने उसको इसलिए लिखा था क्योंकि हम जब लीनियर मोशन की बात कर रहे थे उस वक्त हमने कहा कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वहाँ पे दो तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी बाहर से कोई एजेंसी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म की फोर्स लगा रही, और एक उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनको मिला के वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो सिस्टम बना हुआ है, वो पार्टिकल्स इंटरनली भी एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट कर सकते हैं।
और उन इंटरनल फोर्सेस को हमने एफ ऑफ जे आई से रिप्रेजेंट किया था, और इन द एंड हमने शो किया था कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका ओवरऑल इफ़ेक्ट नहीं होता। अब जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दोबारा से इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या एंगुलर मोशन के अंदर भी जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका ओवरऑल इफेक्ट नहीं होता, या जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है उस वक्त इंटरनल फोर्सेस या पार्टिकल्स की एक दूसरे पर लगाई जाने वाली फोर्सेस जो हैं वो एज अ होल कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो लीनियर के लिए हमने प्रूव कर दिया था कि एफ ऑफ जे आई जो है ये ज़ीरो के बराबर होता है, इसका कोई नेट इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब एंगुलर मोशन के लिए हम दोबारा कंसीडर करेंगे इंटरनल फोर्सेस को भी, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, शो करेंगे कि क्या इन फोर्सेस का ऑब्जेक्ट की मोशन पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं। तो हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और फोर्स हमारे पास दो तरह की होती है, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाहर से कोई एजेंसी लगा रही है, और दूसरा इंटरनल फोर्सेस हैं, यानी अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको हमने एफ ऑफ जे आई से रिप्रेजेंट किया है। और एफ ऑफ जे आई का क्या मतलब है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेथ पार्टिकल ऑन आईथ पार्टिकल, यानी हमने उसके अंदर कोई से दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेट किए हैं कि एक पार्टिकल को हमने आई का नाम दिया है, दूसरे को हमने जे का नाम दिया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जे वाला पार्टिकल आई वाले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने एफ ऑफ जे आई कहा है। और सिग्मा जे का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल ही जो है वो आई पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि उसके अराउंड जितने भी पार्टिकल होंगे उसके इर्द गिर्द वो सारे के सारे उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। लेट्स से कि ये आपके पास जेथ पार्टिकल है और ये डिफरेंट पार्टिकल्स इसके अराउंड है। अब इसमें से एक पार्टिकल को हमने आई का नाम दे दिया। अब सिर्फ आई जो है ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि जितने भी पार्टिकल्स इसके अराउंड हैं, सॉरी इसको हमने आयत का है दरमियान वाले को, और ये जेथ पार्टिकल है, तो सिर्फ जे वाला जो है वो आई पे फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि उसके अराउंड जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स उस पर किसी न किसी किस्म की फ़ोर्स लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब हमने सिर्फ एक पार्टिकल की फ़ोर्स नहीं कैलकुलेट करनी, बल्कि सारे पार्टिकल कितनी फ़ोर्स उस पॉइंट पार्टिकल पे लगा रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे सिग्मा जे का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया है। अब हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम की टर्म उसको ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर आर। तो ये जो मोमेंटम का फार्मूला है इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ। जब आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास एक सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम आएगा। और हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको सम कर लेंगे ओवर आई। तो दो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, एक हम आर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं सारी की सारी टर्म्स का, और सिग्मा आई जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी सिग्मा जे मौजूद है, तो यहाँ पे जब हम सिग्मा आई अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा आई जे, एफ ऑफ आई एक्सटर्नल के साथ सिग्मा आई, और पी ऑफ आई डॉट के साथ भी सिग्मा आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है। पहले हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम थर्ड टर्म के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर फर्स्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास है सिग्मा आई जे आर आई क्रॉस एफ ऑफ जे आई। अब आर क्रॉस एफ जो है बेसिकली टॉर्क के बराबर होता है। टॉर्क का क्या मतलब है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमा रही है, सर्कल में मूव करवा रही है, उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, आर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, तो ये हमें टॉर्क की वैल्यू देता है। अब आर आई क्रॉस एफ ऑफ जे आई, इसका मतलब क्या है कि आर आई हमारे पास रेडियस वेक्टर है आइथ पार्टिकल के लिए, और एफ ऑफ जे आई का मतलब कि जो जे वाला पार्टिकल आई वाले पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब आर आई क्रॉस एफ ऑफ जे आई का मतलब क्या है कि आई वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर जे वाला पार्टिकल एक फोर्स लगाकर उसको दायरे में घुमा रहा है, उसको सर्कल के अंदर मूव करवा रहा है। और इसको जब हम सिग्मा आई जे के साथ लिखते हैं, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आई वाले पार्टिकल के लिए हमने ये नहीं लिखना, बल्कि जे वाले पार्टिकल के लिए भी लिखना है, दोनों के लिए उसको ऐड करना है। तो इसका मतलब आर आई क्रॉस एफ ऑफ जे आई का मतलब वो टॉर्क जो जे वाला पार्टिकल अप्लाई कर रहा है आई वाले पार्टिकल के ऊपर, उसको सर्कल में घुमाने के लिए।
और आर जे क्रॉस एफ ऑफ आई जे, इसका मतलब वो वाला टॉर्क जो आई वाला पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है जे वाले पार्टिकल के ऊपर, उसको दायरे में घुमाने के लिए। यानी सिग्मा आई जे का मतलब कि इस टॉर्क को हमने आई के लिए भी लिखना है और हमने जे वाले पार्टिकल के लिए भी लिखना है। तो जब हम ith पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम फोर्स वो लिखेंगे जो जे वाला पार्टिकल उस पर लगा रहे हैं, यानी जे आई। और जब हम इस चीज़ को जे वाले पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम फोर्स वो कंसिडर करेंगे जो ith पार्टिकल लगा रहा है जे वाले के ऊपर, यानी एफ ऑफ आई जे। अब हम वीक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की बात कर चुके हैं कि वीक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है कि अगर आई पार्टिकल जे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो इन रिटर्न जो जे वाला पार्टिकल है वो भी आई वाले पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगा जो कि मैग्नीट्यूड में उसके बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब एफ ऑफ आई जे मस्ट बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जे आई। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसके अंदर एफ ऑफ आई जे की जगह हमने लिख दिया माइनस एफ ऑफ जे आई, यानी दरमियान में माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से एफ ऑफ जे आई हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच गया आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे। अब आर आई माइनस आर जे ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन ith पार्टिकल एंड jth पार्टिकल, यानी इन दोनों के दरमियान फासला जो है उसको हम आर आई माइनस आर जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इन जनरल जो है इसको आर आई जे लिखते हैं। अब इस फिगर से हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास ith पार्टिकल है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से दैट इज़ आर आई, और jth पार्टिकल जो है इसका पोजीशन वेक्टर है आर ऑफ जे फ्रॉम ओरिजिन। तो इन दोनों के दरमियान अगर हमने फासला मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, आर ऑफ आई में से आर ऑफ जे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आर आई जे आ जाएगा विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ith एंड jth पार्टिकल। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि पीछे हमने जो वीक लॉ पढ़ा था, वीक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन लगाई कि जो दो फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल, वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमें देखने में मिली है आर ऑफ आई जे, इसका क्या मतलब है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं जो आई वाला पार्टिकल जे के ऊपर लगा रहा है और जे वाला पार्टिकल आई वाले के ऊपर लगा रहा है, इन रिटर्न वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने के साथ साथ अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रही। ठीक है, यानी एक चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है दैट इज़ अलोंग द सेम लाइन, और इसकी वजह से हम इस फॉर्म को या ये जो चीज़ हमें मिली इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये जो चीज़ हमने ऐड की है अलॉन्ग द सेम लाइन, इसका क्या मतलब है उसको हम एक छोटी सी फिगर से इलस्ट्रेट करते हैं कि जो हमने वीक लॉ पढ़ा था और अब स्ट्रॉन्ग लॉ जो हमने पढ़ा है इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो जब हम वीक लॉ की बात करते हैं जो कि बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ है हमारा, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि दो फोर्सेस, अगर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगा जो उसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। अब लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल का क्या मतलब है कि जो फोर्स है वो बिल्कुल इन दोनों के दरमियान, यानी इनके दरमियान जो लाइन इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है इसके अलोंग होनी चाहिए। इसके अलोंग का मतलब कि वो जो फोर्स अप्लाई करे वो इसी डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक सीधी लाइन में अपनी तरफ खींचे। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है, मतलब हर केस में ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे m1 वाला पार्टिकल जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 जो है वो m1 पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स अलोंग द लाइन नहीं है। किस तरह से कि अगर m2 वाला पार्टिकल m1 वाले पार्टिकल पे फोर्स लगा के उसको दायरे में मूव करवा रहा है, यानी सर्कल के अंदर मूव करवा रहा है, इसका मतलब वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा बल्कि एक टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर लगाकर उसको दायरे में घुमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो m1 जो है वो भी एक टेंजेंशियल फोर्स ही उस पर लगाएगा और उस टेंजेंट की डायरेक्शन पहले वाले टेंजेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्सेस अलोंग द लाइन एक्ट करें। अलोंग द लाइन एक्ट करें का मतलब कि बिल्कुल उस लाइन के, उस फोर्स की डायरेक्शन उस लाइन के साथ साथ हो, जो लाइन उन दोनों के दरमियान, उन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और जब हम स्ट्रॉन्ग लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होने के साथ साथ अलोंग द लाइन हो, मतलब ज्वाइनिंग, वो लाइन जो दो पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को या तो आप अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से थोड़ा दूर, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपके और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन उस लाइन के अलोंग है, यानी या आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं या अपने से बिल्कुल दूर। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने उस ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ खींचना है या अपने से बिल्कुल 180 डिग्री दूर धकेलना है। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं उसको फोर्स लगा के राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मूव करवा दूँ, ठीक है। तो अगर तो फोर्स सिर्फ मतलब आप अपनी तरफ खींचें या अपने से बिल्कुल ऑपोजिट, यानी आपके साथ 0 डिग्री या 180 का एंगल बनाए, उस वक्त तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर वो फोर्स आप दोनों के दरमियान जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके अलोंग ना हो, बल्कि किसी भी और लेफ्ट राइट डायरेक्शन में हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पे वीक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब जब हम रेडियस की बात करते हैं, जो कि जब हम स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन की बात कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स इन्वॉल्व थी, हमने कहा फोर्स इक्वल और अपोजिट है और वीक लॉ जो है वो वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगुलर मोशन की तो वहाँ पे फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, और टॉर्क जो है उसमें हम फोर्स के साथ साथ पोजीशन वेक्टर आर को भी जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ की जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो बेसिकली हमें क्या कह रही है कि आपके पास जो फोर्स है वो इक्वल और ऑपोजिट हो और अलोंग द सेम लाइन हो। अलोंग द सेम लाइन का मतलब कि जब आप ये वाला पोजीशन वेक्टर लेते हैं ना, आर का आप एफ जे आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो जब आप आई का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे जे के लिए तब भी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू सेम आएगी। जब आप जे का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे आई के लिए तब भी उनके दरमियान डिस्टेंस आर आई जे ही आएगा। तो जब ये डिस्टेंस भी सेम हो गया और फोर्स ऑलरेडी हमारे पास इक्वल और अपोजिट है, तो उस वक्त जो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर अप्लाइड टॉर्क है उसको हम ज़ीरो जो है वो हम ले सकते हैं। यानी जिस तरह हमने लीनियर मोशन में कहा था ना कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं और इंटरनल फोर्सेस का कोई नेट इफेक्ट नहीं होता, हम उसको ज़ीरो ले लेते हैं। सिमिलरली एंगुलर मोशन में क्या कंडीशन है कि फोर्स तो इक्वल और अपोजिट होगी, लेकिन अगर वो फोर्स ऐसे लग रही है कि वो उन दोनों के दरमियान जो लाइन है उसके अलोंग है, यानी पार्टिकल उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है या अपने से दूर धकेल रहा है, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का नाम दिया। तो अगर स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फॉलो हो रहा है तो उस वक्त दोनों जो टॉर्क हैं वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और नेट टॉर्क जो है वो वहाँ पे ज़ीरो होगा। इसका मतलब जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो उस वक्त भी हमने क्या करना है, जो नेट टॉर्क है उसको हमने ज़ीरो कंसिडर करना है, यानी इंटरनल फोर्सेस का वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो इसका मतलब अब जो हम इंटरनल फोर्सेस वाली टर्म ले रहे थे एफ ऑफ जे आई वाली, ये चीज़ आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। अब एक छोटा सा काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसकी राइट हैंड साइड को कंसिडर करें। राइट हैंड साइड पे हमने लिखा था सिग्मा आई आर आई क्रॉस पी ऑफ आई डॉट। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी एक वेक्टर का अगर उसी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो चीज़ ज़ीरो के बराबर होती है। तो इसका मतलब कि जो आर आई क्रॉस पी आई डॉट है इसमें अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे अगर हम दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐड कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बेसिकली ज़ीरो के बराबर ही हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर आई क्रॉस आर आई यानी आर आई डॉट क्रॉस आर आई डॉट इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब चूंकि आर आई डॉट क्रॉस आर आई डॉट ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है तो इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करवा दें वो टर्म जो है वो ज़ीरो ही होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया सेकेंड वेक्टर के साथ, ठीक है। अब ये जो पी आई डॉट है फर्स्ट टर्म है, इसको हम डी पी आई ओवर डी टी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। जो आर आई डॉट है इसको हम डी आर आई बाई डी टी लिख सकते हैं
और जो एम आर आई डॉट है, ठीक है, अब हमें पता है कि आर डॉट का मतलब वेलोसिटी है, और एम और वेलोसिटी यानी मास और वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो लीनियर मोमेंटम के बराबर आता है, तो हम इसको पी ऑफ आई लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपके पास बन रही है ये बेसिकली डेरिवेटिव है आर आई क्रॉस पी आई का, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर आप आर आई और पी आई, आर आई क्रॉस पी आई यानी दो आपके पास वेरिएबल्स या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास पीछे वाली ये फॉर्म बनती है, यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म हमारे पास पी ऑफ आई है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म यानी आर ऑफ आई का डेरिवेटिव और पी ऑफ आई यानी सेकेंड टर्म एज इट इज़। तो इस चीज़ को हम क्लोज करके लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी आर आई क्रॉस पी ऑफ आई। अब जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हमने बिल्कुल स्टार्ट पे सेट की थी, उसमें फर्स्ट टर्म देखें जिसमें हमने इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट देखा था, तो अब हमने प्रूव कर दिया कि जो इंटरनल टॉर्क्स हैं वो भी ज़ीरो हैं, तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई आर आई क्रॉस एफ ऑफ आई एक्सटर्नल, और जो राइट साइड पे हमारे पास टर्म थी उसको हमने इनक्लोज कर दिया आर आई क्रॉस पी आई की फॉर्म में, और हमें पता है कि आर और पी यानी लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं एल, और चूंकि बाहर डी बाई डी टी है डेरिवेटिव है तो हमने इसको एल डॉट लिख लिया, यानी एंगुलर मोमेंटम का सिंगल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये जो आर आई क्रॉस एफ आई है ये टॉर्क के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम इसको टी ऑफ आई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो सिग्मा आई साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब टोटल टॉर्क हमारे पास बन जाएगा। स्टार आई का मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए टॉर्क, और सिग्मा आई का मतलब टोटल टॉर्क। सिमिलरली एल ऑफ आई का मतलब कि एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और सिग्मा आई साथ लगाने से ये बन गया टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये अप्लाइड टॉर्क के बराबर होता है। जिस तरह लीनियर मोशन में हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो अप्लाइड टॉर्क के बराबर होता है, इसका मतलब क्या था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज कर देती है। सिमिलरली जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज कर देती है, यानी उसकी जो एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर किसी किस्म का चेंज ले आती है। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में चेंज लाने के लिए टॉर्क ज़रूरी है, और अगर ये टॉर्क ज़ीरो हो तो इसका मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम है या जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, तो फिर एंगुलर मोमेंटम या एल जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो फैक्ट है कि एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में, यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना किया जा रहा हो तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता, वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस फैक्ट को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम।